गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र चौधरी। और यदि आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तो आप एकदम सही जगह पर हो मेरे दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप बड़े मनोयोग से, बड़े ध्यान से क्लास को पढ़ते भी होंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करते होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। और सबसे पहले आप सभी को उत्कर्ष परिवार की ओर से ईद और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को निर्मल सर और उत्कर्ष परिवार की ओर से रक्षाबंधन और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं हो मेरे दोस्तों। आपका भविष्य उज्जवल हो। आपने जो प्रण लिया है, आपने जो मंजिलें निर्धारित की है, वो मंजिलें आप पा सको, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उस मोटिवेशनल थीम की जो आपका जोश और जुनून को बढ़ाता है, आपको इस क्लास में एनर्जी बनाए रखता है। और वो मोटिवेशनल थीम है, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीका बदलो, इरादे नहीं। हाँ जी मेरे दोस्तों, यदि आपने कुछ टारगेट डिसाइड किया है, कुछ पाना है आपको, तो आपको यहां से तरीके बदलने होंगे, इरादे नहीं। इरादे तो वही रखना है, और जो इरादे बदल दिया वो आदमी नहीं है मेरे दोस्तों। इरादे आपको वही रखने हैं, बस आपको तरीका बदलना है। आपको उस लक्ष्य को हासिल कैसा करना है वो अपने आप में झांकना होगा, अपने तरीकों को बदलना होगा, और उसके बाद आप अपने इरादों को, आपको लक्ष्य को पा सकते हो मेरे दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले अपन बात करें कि उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध फ्री कोर्सेज की, कि आपको यहां पर सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, आपके सर्वांगीण विकास पर भी जोर दिया जाता है। आपको यहां डांस, योगा, टैलेंट हब, मोटिवेशनल क्लासेस, सब कुछ मिलता है इस उत्कर्ष के ऐप के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं आप लोग जुड़े रहिएगा उत्कर्ष क्लासेज के साथ। अब यहां से शुरुआत करते हैं राजस्थान की इस थीम की। और आज का अपना जो विषय है वो था डोसा। शनिवार है और शनिवार को हम बात करते हैं जिला दर्शन, और आज का अपना जिला होगा मेरे दोस्तों डोसा की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, अपन बात करें डोसा के साथ, तो हम लोग डोसा की बात करें तो इसका हम इतिहास पढ़ेंगे, यहाँ की कला संस्कृति की बात करेंगे, यहाँ के ज्योग्राफी की बात करेंगे। हर एक विषय वस्तु के साथ हम लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे कि क्या था इस डोसा के अंदर मेरे दोस्तों। अब देखो यहां से पहली चीज, अब डोसा की बात करें तो सबसे पहले आता है इसके परिवहन कोड की बात करें। हर एक बिंदु पे चलेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे। परिवहन कोड की बात करें तो डोसा का जो परिवहन कोड है वो है RJ29। RJ29 है मेरे दोस्तों। एक आता है इसके शुभंकर की बात करें, और डोसा का जो शुभंकर है वो आता है मेरे दोस्तों खरगोश। ये बनाया गया है, खरगोश को डोसा का शुभंकर बनवाया गया है। अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले हम डोसा के इतिहास की बात करते हैं कि सर डोसा का इतिहास क्या रहा है। तो इस डोसा के इतिहास की बात करें तो यहां से एक चीज आती है कि ये जो अपना झालावाड़ है, इस झालावाड़ में एक स्थान आता है मेरे दोस्तों गागरोन। यहां पर एक स्थान आता है गागरोन, और इस गागरोन का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था दुल्हे राय। जिसका नाम था मेरे दोस्तों दुल्हे राय या दुल्हे राय, जिनका नाम हुआ करता था। और इसे ढोला भी कहा जाता था। ये एक शासक हुआ करता था दुल्हे राय या ढोला। कहां से? गागरोन से। और इनकी जो शादी है इस बीकानेर में एक स्थान आता है मेरे दोस्तों पुंगल, वहां पर इनकी शादी हुई थी। पुंगल में इनकी शादी हुई थी। किसके साथ? मारू के साथ। यहां पर शादी हुई थी मारू के साथ। और जब मारू के साथ इनकी शादी हुई तो मारू, इनकी जो एज थी वो छोटी थी, कहते हैं कि 3 साल की हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद में जब ये दुल्हे राय जी जो हैं इस मारू को लाने जाते हैं तो रास्ते में आता है डोसा। रास्ते में क्या आता है मेरे दोस्तों? डोसा आता है। और इस डोसा की बात करें तो ये जो दुल्हे राय हैं यहां पर इस डोसा को जीतते हैं। अर्थात यहां से बात करें कि दुल्हे राय के द्वारा 1137 में बड़गुजर जो थे, यहां पर आते हैं बड़गुजर। इन बड़गुजरों को हराया गया और हराकर इस डोसा के ऊपर अपना कब्जा किया था मेरे दोस्तों। किसके द्वारा? दुल्हे राय के द्वारा। और एक आता है कि इसे जो हाड़ौती क्षेत्र आता है, इस हाड़ौती क्षेत्र की राजधानी, हाड़ौती क्षेत्र की प्रथम राजधानी, यहां से ढूंढाड़ की बात करें, हाड़ौती से आए थे, ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करें, यहां से ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रथम राजधानी बना दिया गया था। यह था इसका इतिहास मेरे दोस्तों। हुआ क्या कि गागरोन से दुल्हे राय चलते हैं अपनी
शादी तो हुई थी इनकी पुंगल मारू के साथ। जब ये जाते हैं तो इस दौसा के ऊपर 1137 में बड़गुजरों को हरा करके और अपना यहां पर शासन स्थापित कर लेते हैं और इसे ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रथम राजधानी के रूप में बना लेते हैं। और यहां पर इनके द्वारा एक वंश की स्थापना की जाती है और वो वंश आता है मेरे दोस्तों कच्छावा वंश। यहां पर वंश आता है, उसका नाम है कच्छावा वंश। ये आता है जो इस दौसा का थोड़ा सा इतिहास की, कैसे दौसा की इतिहास की कहानी थी, कैसे दौसा की स्थापना होती है यहां से। अब देखो यहां से अपन अगली बात करें। अब ये तो हो गया इतिहास। अब हम बात करते हैं दौसा के वर्तमान स्वरूप की बात करें कि इस दौसा का ये वर्तमान जो स्वरूप है ये कैसे आया है और कैसे इसका निर्माण हुआ। तो वर्तमान स्वरूप की बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें यहां से दौसा की, तो पहली चीज तो ये आता है ढूंढाड़ क्षेत्र में। पहली बात ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। अगला हम बात करें यहां से तो ये जयपुर संभाग का हिस्सा है, जयपुर संभाग का हिस्सा आता है। और एक हम बात करें यहां से कि ये जो इसकी सीमा की बात करें कि जो दौसा है इसकी सीमा जो है ये किसी भी देश, किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती, अर्थात ये अंतरराज्य सीमा नहीं बनाता है, आंतरिक जिला आता है। और इसकी सीमा की बात करें तो एक तो लगती है अलवर के साथ, फिर ये सीमा लगती है जयपुर के साथ, एक सीमा लगती यहां से सवाई माधोपुर के साथ, फिर सीमा लगती है मेरे दोस्तों करौली के साथ, एक सीमा लगती है भरतपुर और उसके बाद आ जाता है अलवर। आ गया तो अलवर जयपुर, यहां से ये अलवर है, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर, इन जिलों के साथ दौसा की सीमा लगती है। और दौसा की जो आकृति की बात करें, इसकी आकृति जो आती है ये धनुषाकार आती है। दौसा की आकृति जो है ये धनुषाकार है मेरे दोस्तों। अगली चीज हम यहां से बात करें कि जो दौसा है इसके निर्माण की बात करें तो दौसा का जो जिले के रूप में निर्माण होता है, ये निर्माण होता है 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को दौसा का निर्माण होता है। और दौसा का निर्माण जो है ये राजस्थान के 29वें जिले के रूप में होता है। अर्थात दौसा का जो निर्माण है ये जयपुर से चार तहसीलें हैं जिनको तोड़ा जाता है और तोड़ करके और दौसा का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों चार जो तहसीलें आती हैं वो हैं दौसा, शिकराय, बसुआ और लालसोट। बसुआ और लालसोट, इन चार तहसीलों को जयपुर से तोड़ा जाता है। और तोड़ने के बाद 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान का 29वां जिला का गठन किया जाता है जिसका नाम आता है दौसा। यह भी आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। यहां से एक थोड़ा सा और देख लेना, इस 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे जिनका नाम आता है BDR से आप याद रख सकते हो, BDR के साथ याद रख सकते हो। B से है मेरे दोस्तों 12 और D से है मेरे दोस्तों दौसा और R से है राजसमंद, अर्थात यहां पर आ जाता है राजसमंद। तो यहां से देखो दौसा हो गया 29, ये हो गया 28 और ये हो गया 30वां नंबर का। तो दौसा का जो निर्माण है ये हुआ था 10 अप्रैल 1991 को। जयपुर की 4 तहसीलों को तोड़कर इसका निर्माण किया गया था। और जब इसका निर्माण किया गया तो ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। जब इसका निर्माण हुआ तो ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला था मेरा दोस्तों। लेकिन बाद में आपको यहां से एक तिथि और याद रखनी है, 15 अगस्त 1992। 15 अगस्त 1992 की बात करें, इस दिन एक घटना और घटती है। इस दिन क्या होता है कि 15 अगस्त 1992 को सवाई जो माधोपुर है, सवाई माधोपुर की महुआ तहसील आती है, महुआ तहसील, इस महुआ तहसील को भी दौसा में मिला दिया जाता है। और 15 अगस्त 1992 को दौसा जो है यह राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला बन जाता है और सबसे छोटा जिला बन जाता है मेरे दोस्तों। कौन सा? धौलपुर। तो यहां से पूरी कहानी समझना। यदि दौसा की बात करें ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है, संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में आता है, जिलों की बात करें कि किस किस जिले के साथ सीमा लगती है तो अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर के साथ इसकी सीमा लगती है मेरे दोस्तों। और दौसा की जो आकृति है ये धनुषाकार आती है। उसके बाद दौसा का जो जिले के रूप में निर्माण होता है, ये निर्माण होता है 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान के 29वें जिले के रूप में। और उस दिन
जयपुर जिले से 4 तहसीलों को तोड़ा जाता है, दौसा, सिकराय, भसवा और लालसोट। इनको चारों को तोड़ करके और क्या गठित किया जाता है, राजस्थान का 29वां जिला, और यह बनता है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बनता है। लेकिन अगली महत्वपूर्ण तिथि क्या आती है कि 15 अगस्त 1992 को यहां पर जो सवाई माधोपुर के नजदीकी जो जिला है उसकी एक तहसील आती है जिसका नाम है महुआ। इसको तोड़ करके और दौसा में मिला दिया जाता है, और दौसा जो है यह बन जाता है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला। और इसी दिन राजस्थान दूसरा सबसे छोटा जिला और सबसे छोटा जिला बन जाता है मेरे दोस्तों धौलपुर। कौन सा हो जाता है, धौलपुर। ये यहां से थोड़ा सा चीजें आ जाती हैं इसके वर्तमान स्वरूप की हम लोग बात करें तो। अब देखो थोड़ा सा फिर आगे चलें, अब हम थोड़ी सी यहां से इसके भूगोल की बात करें, दौसा के भूगोल की बात करें, यहां की स्थिति की बात करें। सर यहां पर और क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये जो दौसा का हिस्सा है, इस दौसा की बात करें। पहली बात, ये दौसा जो है ये पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है, पूर्वी मैदान का हिस्सा माना जाता है। राजस्थान में भौतिक प्रदेशों की बात करें, 4 भौतिक प्रदेश हैं, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। यदि हम वहां से बात करें तो ये पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा आता है, और यहां पर मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, अर्थात ये जो क्षेत्र है ये मैदानी भाग से निर्मित आता है। एक यदि यहां पर जलवायु की बात की जाए तो यहां पर जलवायु आती है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु अर्थात यहां पर सामान्यतः 60 से 80 सेंटीमीटर, 60 टू 80 सेंटीमीटर यहां पर बारिश होती है, और ये आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। एक यदि इस दौसा में यदि हम बात करें वनस्पति की, तो यहां पर वनस्पति पाई जाती है पतझड़ी वनस्पति। ये ऐसी वनस्पति है जो ग्रीष्म काल से पहले अपनी पत्तियां गिरा देती है, तो यहां पर पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। ये यहां से चीजें आती हैं। उसके बाद में यदि हम इस दौसा के अंदर नदियों की बात करें, यदि हम इस दौसा के अंदर नदियों की बात करें तो मेरे दोस्तों याद रखना, यहां पर दौसा के अंदर 2 प्रमुख नदियां आती हैं। यहां पर 2 प्रमुख नदियां आती हैं, कौन कौन सी हैं उनकी चर्चा करें। सबसे पहली जो नदी आती है वो आती है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी की बात करें, ये जो नदी है ये जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, और बैराट की पहाड़ियों से निकलने के बाद और ये दौसा और भरतपुर में बहती हुई और आगे जाकर के आगरा के पास यमुना में मिल जाती है। अर्थात ये बाणगंगा नदी जो है इसे अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी भी कहा जाता है। ये यहां से निकलती हुई और दौसा से बहती हुई चली जाती है। दूसरी जो प्रमुख नदी आती है मेरे दोस्तों नंबर 2, वो आती है मोरेल नदी। दूसरी आती है प्रमुख रूप से नदी जिसका नाम है मोरेल नदी। और मोरेल नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है ये होता है चैनपुरा गांव। इसका उद्गम जो है ये चैनपुरा गांव पड़ता है। यहां पर एक चैनपुरा गांव जो कि पड़ता है जयपुर के अंदर। हर एक चीज को प्यार से समझना है, हर एक बात को समझना है, यहां से याद हो जाना चाहिए मेरे दोस्तों। यहां चैनपुरा गांव से निकलती है, और चैनपुरा गांव से निकलने के बाद और आगे जाकर के और ये दूसरी नदी आती है जिसका नाम है बनास नदी। इस बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। तो मोरेल नदी का उद्गम चैनपुरा गांव से होता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, यदि हम इसके सापेक्ष बात करें तो यहां से इंपॉर्टेंट आता है कि ये जो मोरेल नदी है इसके ऊपर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है मोरेल बांध, जिसका नाम हो गया मोरेल बांध। और ये मोरेल जो बांध है ये पड़ता है लालसोट में। कहां पड़ता है मेरे दोस्तों, लालसोट में पड़ता है। इस मोरेल बांध की बात करें तो इसका जो निर्माण है ये 1952 में किया गया था। 1952 में इसका निर्माण हुआ। और जो दौसा और सवाई माधोपुर आता है, दौसा और सवाई माधोपुर की बात करें, ये 2 जिले जो हैं ये इनसे लाभान्वित होते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 30 फीट इसकी ऊंचाई आती है। तो इसकी 2 प्रमुख नदियां आती हैं मेरे दोस्तों। एक तो आती है बाणगंगा नदी जो कि बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है और यहां से बहती हुई चली जाती है। दूसरी जो प्रमुख नदी आती है मोरेल नदी, जिसका उद्गम चैनपुरा गांव जयपुर से होता है, और यह दौसा से बहती हुई और बनास में जाकर के मिल जाती है। बनास की सहायक नदी है ये मोरेल नदी। इसके ऊपर लालसोट के अंदर
मोरेल बांध बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 60 फीट है और इसका निर्माण 1952 में हुआ था। और इस मोरेल बांध से दो नहरें निकाली गई हैं मुख्य रूप से, एक मुख्य नहर है और एक पूर्वी नहर है। और इस मुख्य नहर पर 29 माइक्रो नहर भी निकाली गई हैं और लगभग यह कहा जाता है कि 13,000 हेक्टेयर जो भूमि है उसके ऊपर सिंचाई की जाती है। और इससे लाभान्वित होने वाले जिले जो आते हैं वो दौसा और सवाई माधोपुर है। और सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला जो जिला आता है उस जिले का नाम है सवाई माधोपुर। की मोरेल बांध से सबसे अधिक सिंचाई के लिए लाभान्वित होने वाला जो जिला है वो मेरे दोस्तों कौन सा है? सवाई माधोपुर इससे सबसे अधिक लाभान्वित होता है। इसके अलावा अब ये तो हो गया, अब आता है यहां से इस दौसा के अंदर कुछ बांध भी हैं। इस दौसा के अंदर हम कहें कि कुछ बांध भी आते हैं। उन बांधों के नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन से बांध आते हैं मेरे दोस्तों। यहां से बांध की बात करें, एक तो आता है काला खोह बांध, एक तो आता है काला खोह बांध। इसके अलावा एक आता है रेडियो बांध, रेडियो बांध। एक आ जाता है मेरे दोस्तों माधो सागर बांध। एक आ जाता है यहां से झिलमिल बांध, झिलमिल बांध। और एक आ जाता है चिरमिरी बांध, चिरमिरी या चिरमिरी बांध। ये यहां पर कुछ बांध आ जाते हैं। तो ये थी इसकी भौगोलिक स्थिति कि यहां पर वर्षा कितनी होती है, 30 फुट इसकी ऊंचाई है मेरे दोस्तों। यहां पर जलवायु आर्द्र पाई जाती है, पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और मुख्य रूप से बांध कौन सा आता है? मोरेल बांध आता है। लाल सोट के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, नदियों के साथ भी याद रखना। ये जो है बनास की सहायक नदी है। हाँ, राजस्थान के कुल क्षेत्र का, जीवाराम पटेल जी कह रहे हैं सर राजस्थान का ऐसा जिला जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1% है, यही है दौसा। और एक जिला ऐसा जो राजस्थान के 1% से भी कम है वो होता है मेरा दोस्तों धौलपुर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1% से कम है वो तो है धौलपुर। और 1% में कौन सा आता है? दौसा। और 10% से ज्यादा ऐसा कोई जिला जिसका क्षेत्रफल, एकमात्र जिला जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल से 10% से ज्यादा है तो वो आ जाता है मेरे दोस्तों जैसलमेर। तो ये यहां से आ जाता है, ठीक है। तो ये यहां से कुछ की होगी नदियां, बांध, और ये उसकी बंद की बात होगी। अब उसके बाद हम आगे बढ़े, अब अपन बात करते हैं कि यहां से उससे पहले देखो, निर्बल नहीं है आप, यू आर नॉट ए वीक। प्रोफेसर राकेश अरोड़ा जी के साथ जुड़िएगा 2 अगस्त को सुबह 9 बजे। हाँ जी, आप लोग निर्बल नहीं हो। निर्बल का मतलब आप कमजोर नहीं हो कि आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकती, अपने आप के अंदर झांक के देखने की कमी है। और उसी के लिए उत्कर्ष क्लासेज आप लोगों के लिए लेके आया है। 2 अगस्त को सुबह 9 बजे प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी के साथ निर्बल नहीं है आप, तो जरूर जुड़िएगा उत्कर्ष क्लासेस के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें इस दौसा के महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें। दौसा के महत्वपूर्ण स्थल की बात करें, ये स्थल धार्मिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं। तो दौसा के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की हम बात करें। हाँ, रेडियो या रेहड़िया बांध के कश्यप में कह रहे हैं कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भाषा अलग होगी। ये जो लिखा हुआ था कहीं पर रेहड़िया या रेडियो ऐसे बांध आ जाता है मेरे दोस्तों ना। अब देखो यहां से तो दौसा के प्रमुख स्थलों की हम बात करें कि कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जो वहां पर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, उन्हीं की हम बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाता है मेरे दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की हम बात करें, और ये जो मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है ये NH 21 पर स्थित है। हाँ जी मेरे दोस्तों, पुराने जो NH थे वहां पर तो नाम आता है 11 और नया जो NH नाम आता है वो आता है 21। तो पुराने NH के अनुसार तो ये 11 पर है, लेकिन नए NHओं के अनुसार ये 21 पर स्थित है, 21 नंबर पर स्थित है। अगली चीज, इस मेहंदीपुर बालाजी की बात करें तो यहां से बहुत सारी विशेषताएं आती हैं। पहली विशेषता आती है कि यहां पर जो मूर्ति है, मूर्ति पर्वत का ही हिस्सा है। पर्वत का हिस्सा की यहां पर जो हनुमान जी की जो मूर्ति है, बालाजी की जो मूर्ति है, ये पर्वत का ही हिस्सा है, अलग से मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। दूसरा आता है यहां से कि जो मूर्ति है या हनुमान जी की जो बाल प्रतिमा का यहां पर पूजन किया जाता है। बाल प्रतिमा है, बाल प्रतिमा का यहां पर पूजन किया जाता है। और एक हम बात करें तो यहां पर ये जो मंदिर है ये भूत प्रेत
भूत प्रेत जादू टोनो इनके लिए प्रसिद्ध है। किसी के भूत प्रेत हो जाता है तो ये कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते हैं और फिर वहां पर लड्डू चढ़ाए जाते हैं, प्रसाद चढ़ाए जाते हैं मेरे दोस्तों। वो जो प्रसाद है उनको खाने के बाद जो है वो कहते हैं कि यदि किसी के ऊपर बाहरी साया है कोई, या ओपरी छाया बोलते हैं, ऐसा कुछ है तो वो यहां पर आ जाता है। ठीक है, यहां से कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, यहां से कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना। इसकी जो ऊंचाई है ये 30 फुट है। ऊंचाई कितनी है? 30 फुट है यहां से। उसके बाद देखो आगे यहां से बढ़े, एक आ जाता है कि यहां से इसके अलावा यहां पर जो चैत्र पूर्णिमा है, यहां पर चैत्र पूर्णिमा की बात करें तो चैत्र पूर्णिमा को यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो एग्जाम इतना ही पूछा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी कहां पर है मेरे दोस्तों, तो वो कहां पर है? दौसा के अंदर है। और किस NH पर है? तो 21 के ऊपर आता है। अगली बात करें हम लोग, अगला आ जाता है यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो आ जाती है आबानेरी चांद बावड़ी। अगला आता है मेरे दोस्तों आभानेरी की चांद बावड़ी। आभानेरी चांद बावड़ी की बात की जाती है। अब समझना, यहां से बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को समझने के लिए। पहली चीज, दौसा के अंदर छोटा सा कस्बा आता है आभानेरी, और इस आभानेरी की बात करें तो यहां पर मंदिर है। इस आभानेरी में मंदिर है मेरे दोस्तों यहां से। और इन मंदिरों की बात करें तो इनमें एक यहां पर हर्षद माता का मंदिर भी है। यहां पर हर्षद माता का मंदिर भी है। और ये जो मंदिर है, इन मंदिरों की बात करें तो इनका जो निर्माण है ये प्रतिहार जो शासक थे, इन प्रतिहार शासकों के द्वारा 8वीं या 9वीं शताब्दी में इनका निर्माण करवाया गया था। प्रतिहार शासकों के द्वारा 8वीं से 9वीं। और याद रखना, ये जो मंदिर है इनका निर्माण कौन सी शैली में करवाया गया? तो शैली आ जाती है महामारू शैली। महामारू शैली में इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इसी बावड़ी की बात करें, अब इसी आभानेरी के अंदर एक बावड़ी है जिसको कहा जाता है चांद बावड़ी। आभानेरी में बावड़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं चांद बावड़ी। और इस चांद बावड़ी के निर्माण की बात करें तो चांद राजा का नाम था चांद राजा, या मिहिर भोज भी कहा जाता उसको। मिहिर भोज के द्वारा, चांद राजा या मिहिर भोज जो थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यहां से इस चांद बावड़ी की बात करें तो ये चांद बावड़ी जो है ये 13 मंजिली है। 13 मंजिल है इसके अंदर। ये 100 फीट जो है ये गहरी है। और एक बात करें तो लगभग 3300 सीढ़ियां हैं यहां पर। 3300 सीढ़ियां हैं और भूल भुलैया सीढ़ियां हैं, इसलिए इसको कहा जाता है भूल भुलैया बावड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहां से चांद राजा के द्वारा, इनको राजा था जिसका नाम था चांद, इसलिए उनकी बावड़ी का नाम क्या पड़ गया? चांद बावड़ी यहां से पड़ जाता है मेरे दोस्तों। ये चीजें यहां पर आ जाती हैं, इन चीजों को आपको याद रखना। और हर वर्ष यहां पर लगभग सितंबर माह में यहां पर आभानेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आभानेरी महोत्सव प्रतिवर्ष लगभग सितंबर माह में राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा आभानेरी महोत्सव जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो ये पर्यटकों को आकर्षित करती है और ये कहते हैं कि सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है और 13 मंजिलें हैं मेरे दोस्तों इस बावड़ी की बात करें तो। ये चीजें यहां पर आती हैं। उसके बाद और आगे बढ़े, हाँ जी 100 फीट गहरी है। उसके बाद और आगे बढ़े, उसके बाद अगली चीज जो दौसा के अंदर आती है वो आता है दौसा का किला। अगली हम बात करें वो आता है दौसा का किला। और इस दौसा के किले की बात करें तो सबसे पहली चीज ये यहां पर एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है देवगिरी। तो ये जो है ये देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है और इसका जो निर्माण है ये बड़गुजरों के द्वारा करवाया गया था। जो बड़गुजर जो शासक थे इनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। और यहां पर 2 दरवाजे हैं, इसके 2 दरवाजे हैं। इन 2 दरवाजों की बात करें, एक का नाम आता है हाथीपोल दरवाजा। हाथीपोल दरवाजा नाम आता है मेरे दोस्तों। और दूसरे दरवाजे की बात करें तो दूसरे दरवाजे का नाम आता है मोरी दरवाजा। दूसरा दरवाजा मोरी दरवाजा आता है, ये यहां से आती है। इसके अलावा और हम बात करें यहां से तो एक यहां पर रामचंद्र जी का मंदिर, एक यहां पर रामचंद्र जी का मंदिर है। इसके अलावा यहां पर दुर्गा माता जी का मंदिर है।
इसके अलावा यहां पर एक जैन मंदिर भी है और इसके अलावा यहां पर इसके अंदर एक मस्जिद भी है मेरे दोस्तों, ये भी आता है। इसके अलावा और हम बात करें तो एक यहां पर राजा जी का कुआं है, इसी में एक राजा जी का कुआं भी आता है और एक यहां पर चार मंजिला बावड़ी भी इसके अंदर बनी हुई है, 4 मंजिला बावड़ी भी इसके अंदर बनी हुई है। तो दौसा के किले की बात करें, यह देवगिरी की पहाड़ियों के ऊपर है, बड़े गुर्जर शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 2 मुख्य दरवाजे आते हैं यहां पर और एक यहां पर एक हाथी पोल दरवाजा है ये, और आगे आता है मोरी दरवाजा, और यहां पर रामचंद्र जी, यहां पर दुर्गा माता जी और जैन मंदिर है इसके अंदर। इसके अलावा यहां पर एक मस्जिद भी बनी हुई है। एक और याद रखना, यहां पर एक राजा जी का कुआं है और इसके अलावा इसके अंदर एक 4 मंजिला बावड़ी भी आती है मेरे दोस्तों, ये चीजें यहां से आ जाती हैं। इसके अलावा एक इस दौसा के किले के संदर्भ में कुछ इतिहास भी जुड़ा हुआ है, और वो इतिहास क्या जुड़ा हुआ है उसको भी देखो यहां से। वो इतिहास ये जुड़ा हुआ है कि दमयंती जो माता, या कहें कि रानी जो दमयंती थी, रानी दमयंती ने अपने बेटे जिनका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह, जिसका नाम था मेरे दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह, और इस मिर्जा राजा जय सिंह का जो पालन पोषण है वो भी इसी दौसा के किले में किया था। और ये मिर्जा राजा जय सिंह वही है जिसने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी, और ये संधि की थी मेरे दोस्तों 11 सब की थी। संधि की बात करें तो फटाफट से बताओ दिखा संधि कब की थी। यहां से 11 जून की बात करें, 11 जून 1965 का नाम आया, 1665 को यह संधि की गई थी मेरे दोस्तों। तो यहां याद रखना कि ये जो इसका इतिहास भी है कि रानी दमयंती के द्वारा अपने बेटे राजा जयसिंह, जो मिर्जा राजा जयसिंह था, उसका पालन पोषण भी यहीं पर किया था। और ये मिर्जा राजा जयसिंह वही है जिसने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। और संधि कब हुई? 11 जून 1665 के अंदर यह संधि हुई थी मेरे दोस्तों। तो यहां से इस जो दौसा का किला है इसकी कुछ स्थापत्य कला के संदर्भ में भी आती है और कुछ इसके इतिहास के साथ भी यहां पर बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब और आगे बढ़ते हैं कि सर और इसके अंदर क्या क्या आता है। उससे पहले देखो, कागजी योजना नहीं खिताबी कार्य योजना बनाए। पार्ट 3 डॉक्टर सतीश बत्रा जी। हाँ जी, आप लोग कई बार आप लोग क्या करते हो कि टाइम टेबल शेड्यूल बनाते हो कि हाँ 1 तारीख से 100% तैयारी चालू करेंगे या मंडे से 100% तैयारी चालू कर देंगे, ऐसा हम लोग प्लानिंग बनाते हैं। तो मेरा दोस्तों याद रखना वो तो है कागजी योजना, हमें कागजी नहीं हमें खिताबी योजना बनानी है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे पा सके। और उसी मोटिवेशन के लिए उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेके आया है 2 अगस्त को सुबह 10 बजे डॉक्टर सतीश बत्रा जी के साथ मोटिवेशनल स्पेशल क्लास। तो जुड़िएगा उत्कर्ष क्लासेस के साथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में और यहां पर क्या आ जाता है, तो एक आ जाता है मेरे दोस्तों, यहां से अपन बात करें राणा सांगा का चबूतरा। राणा सांगा का चबूतरा की बात की जाती है। यहां पर एक आ जाता है राणा सांगा का चबूतरा। यह कहा जाता है कि जो खानवा का युद्ध था, उस खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो घायल होने के बाद उनको बसुआ ले जाया जाता है और इसी बसुआ के अंदर यहां पर एक धूप तलाई आती है। इस धूप तलाई के अंदर यहां पर राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। यह भी कहा जाता है कि राणा सांगा की मृत्यु के जो प्रमाण है वो भी यहां से हैं, लेकिन अपने को तो याद ये रखना है मेरे दोस्तों कि राणा सांगा का जो चबूतरा है ये धूप तलाई बसुआ दौसा के अंदर है। और यह भी कहा जाता है क्या कि ये जो राणा सांगा जो खानवा के युद्ध में जो घायल होते हैं तो उनको कहां ले जाया गया, तो ले जाया जाता है मेरे दोस्तों बसुआ के अंदर ले जाया जाता है। और उनकी याद में यहां पर एक राणा जो सांगा है इसका चबूतरा बनाया गया। ये रेलवे ट्रैक के सहारे है। जो यहां पर जो बसुआ है, इस बसुआ जो रेलवे स्टेशन है उसके नजदीक ही है मेरे दोस्तों राणा सांगा का चबूतरा। इसके अलावा और हम बात करें तो दौसा का एक प्रमुख प्रसिद्ध गांव आता है जिसका नाम है आलुंदा गांव। इसका नाम है मेरे दोस्तों आलुंदा गांव। हाँ जी, आलुंदा गांव की बात करें
तो ये कहते हैं कि यहाँ की जो खादी है ये बड़ी फेमस है, यहाँ की खादी बड़ी फेमस है। और इस खादी के लिए कहा जाता है कि जो भारत जब आजाद हुआ था तो सबसे पहले जो लाल किले पे तिरंगा फहराया गया था, उस तिरंगे का निर्माण यहाँ के इस आलूदा गांव की खादी से किया गया था मेरे दोस्तों। हाँ जी, इस आलूदा गांव की जो खादी थी इससे इस तिरंगे का निर्माण किया गया था। तो ये भी इसके साथ जुड़कर हुए आता है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसके साथ और क्या क्या आ जाता है। इसके अलावा और हम बात करें तो एक यहां पर आ जाती है बंजारों की छतरी। एक यहां पर आती है मेरे दोस्तों बंजारों की छतरी। हाँ जी, और ये जो बंजारों की छतरी है ये भी दौसा में है और ये 6 खंभों की छतरी है। 6 खंभों की छतरी, एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है कि दौसा में स्थित जो बंजारों की छतरी है ये कितने खंभों की छतरी है, तो ये 6 खंभों की छतरी है, बंजारों की छतरी। ठीक है सर, आलूदा या आलूदा ये तो यहां से इंग्लिश वर्ड होता है। एक बच्चा कह रहा है सर आलूदा, ये तो इंग्लिश के साथ थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड क्या लिखा हुआ था उसके साथ है, ऐसे परेशान मत होगा ना। हाँ जी, चलो आलूदा गांव दौसा जिले में है। हाँ जी, बंजारों की छतरी। इसके अलावा और हम बात करें सर, एक यहां पर क्या आ जाता है, तो एक यहां पर आ जाता है झाजेश्वर। एक यहां पर आता है झाजेश्वर महादेव के मंदिर आते हैं यहां पर, झाजेश्वर महादेव। और इस झाजेश्वर महादेव की बात करें तो यह कहा जाता है कि यहां पर एक ही स्थान पर 121 शिवलिंग हैं। झाजेश्वर की बात करें, ये जो है ये झाजेश्वर जो है ये झाजी रामपुरा एक गांव है यहां पर, झाजी रामपुरा। इस झाजी रामपुरा में झाजेश्वर महादेव के मंदिर हैं और यहां पर 121 शिवलिंग जो हैं ये दौसा के अंदर है मेरे दोस्तों। तो ये चीजें यहां पर भी आ जाती, तो याद रखना बंजारों की छतरी भी यहां पर है और ये झाजेश्वर महादेव जो है झाजी रामपुरा जो है गांव में स्थित है। इसके अलावा और फिर हम और देखें जो क्या आ जाता है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है यहां से वो आता है कि यहां पर जो बालाहेड़ी, देखो यहां पर गांव का नाम लिखा हुआ है बालाहेड़ी, गांव का नाम है मेरे दोस्तों बालाहेड़ी। दौसा जो है यहाँ के जो पीतल के बर्तन हैं, ये पीतल के बर्तन बड़े फेमस हैं। हाँ जी, यहाँ के पीतल के जो बर्तन हैं ये बड़े फेमस हैं और राज्य सरकार के द्वारा भी यहां पर स्किल डेवलपमेंट के रूप में पीतल के जो बर्तन होते हैं उन पे नक्शेकारी का जो नक्शाकाशी जो होती है उसको सिखाया जाता है। तो याद रखना राजस्थान में पीतल के जो बर्तन फेमस है वो कहां पर है, बालाहेड़ी दौसा के फेमस हैं और यहां पर राज्य सरकार के द्वारा भी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि यदि हम बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं उनको स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार बनाया जा सके और यह जो यहाँ का जो स्वरोजगार था, कहें कि जो पुश्तैनी जो कारोबार था इसको और आगे बढ़ाया जा सके मेरे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा और हम चर्चा करें सर और क्या जाता है, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और आपको लोगों का जज्बा जो जोश और जुनून बढ़ाने के लिए, आप लोगों को गुनगुनाने के लिए, हंसाने के लिए जोधपुर के 2 लाडले इकट्ठे आ रहे हैं। हाँ जी, दोनों जोधपुर के लाडले हैं, जोधपुर की शान है, हमारे निर्मल सर और शैलेश लोढ़ा जी, तारक मेहता के मेहता जी। और ये आ रहे हैं रविवार 2 अगस्त रात 8 बजे और उस दिन हंसी के फुहार छूटने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोग जुड़ोगे उस दिन उत्कर्ष के साथ और इस जो एक हसीन जो शाम होगी उस हसीन शाम का आनंद भी उठाओगे और ये आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपको हंसाएंगे भी और आपको प्रेरित भी करेंगे मेरे दोस्तों। तो जुड़ना है रात को, मिलना रात को, रविवार 2 अगस्त रात 8 बजे। आगे बढ़ते हैं हम, देखो उसके बाद हम बात करें इसके अलावा और क्या क्या आ जाता है यहां पर, तो एक यहां पर इस दौसा में आ जाता है सुंदरदास जी का स्मारक। एक यहां पर आता है सुंदरदास जी स्मारक आता है मेरे दोस्तों और ये जो स्मारक है ये है गोटेलाव में, ये है मेरे दोस्तों गोटेलाव के अंदर है सुंदरदास जी का स्मारक। सुंदरदास जी की बात करें, ये जो हैं ये संत दादू के शिष्य थे, संत दादू जो थे उनके शिष्य थे सुंदरदास जी। और संत दादू जी की बात करें तो इनके द्वारा दादू पंथ का संचालन किया गया था और दादू पंथ की एक शाखा थी जिसकी नाम है नागा शाखा, जिसका नाम था मेरे दोस्तों नागा शाखा।
और इस नागा शाखा के प्रमुख हुआ करते थे सुंदरदास जी। तो इनका जो स्मारक है ये भी दौसा के अंदर है। तो सुंदरदास जी का स्मारक गोटेलाव में है। इनका संबंध संत दादू जी के शिष्य थे। दादू पंथ की एक शाखा थी जिसका नाम है नागा शाखा, और उस नागा शाखा के प्रमुख हुआ करते थे मेरे दोस्तों सुंदरदास जी। तो इनका स्मारक भी कहां पर है? दौसा के अंदर आता है। इसके अलावा एक यहां पर आता है मेरे दोस्तों, बात करें भंडारेज की बावड़ियां। हां जी, भंडारेज की बावड़ियां, भंडारेज की बावड़ियों की बात करें तो दौसा से जब हम दौसा शहर से बाहर निकलते हैं तो स्थान आता है भंडारेज, जहां मुझे भी एक बार जाने का मौका मिला है। उस भंडारेज के अंदर बावड़ियां स्थित हैं, और इन भंडारेज की बावड़ियों की बात करें तो ये 5 मंजिला बावड़ियां हैं। 5 मंजिला बावड़ियां हैं मेरे दोस्तों, और ये स्थापत्य कला की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं। एक और याद रखना, इनको कुंभाणी बावड़ियां भी कहते हैं। इनको कुंभाणी बावड़ियां भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इनका निर्माण जो है कुंभाणी जो शासक हैं इनके द्वारा करवाया गया, इसलिए जो भंडारेज की बावड़ियां हैं इनको कुंभाणी बावड़ियां भी कहा जाता है। एक इस भंडारेज की बात करें तो इनका संबंध, भंडारेज का संबंध महाभारत काल से भी है, और महाभारत काल का एक नगर है जिसका नाम है भद्रावती नगर। ये जो भद्रावती नगर है यही भंडारेज था। ये कहा जाता है कि जो भंडारेज है ये महाभारत के समय का जो भद्रावती नगर था, ये भद्रावती नगर कौन सा हुआ करता था मेरे दोस्तों? भंडारेज हुआ करता था। तो भंडारेज में बावड़ियां भी हैं, 9 मंजिला बावड़ियां हैं, स्थापत्य कला की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। और हम बात करें यहां से तो इनको कुंभाणी की बावड़ियां भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण जो है ये कुंभाणी शासकों के द्वारा करवाया गया था। ये भी चीजें यहां से आ जाती है मेरे दोस्तों। उसके बाद और आगे बढ़े, यहां से एक हम चर्चा करें यहां से, इससे पहले देखो एक हम बात करें यहां से, 1-2 चीजें और भी आ जाती हैं। एक आ जाता है मेरे दोस्तों ब्राह्मणी माता का मंदिर। एक यहां पर आता है ब्राह्मणी माता का मंदिर भी आता है, और ब्राह्मणी माता के मंदिर की बात करें तो मंडावरी गांव में है। मंडावरी गांव में है, और ये पड़ता है लालसोट में। ये जो मंडावरी गांव है, यहां पर जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है ये अपने आप में अब एक अलग ही रूप में प्रसिद्ध होता जा रहा है। और किस रूप में? तो इनकी मान्यता इस रूप में आ रही है कि जो सामान्यतः जो नेता वगैरह होते हैं, राजनेता जो होते हैं, ये यहां पर अपने जो प्रचार प्रसार के समय या चुनावों के समय जाते हैं अपनी जीत की दुआ मांगने के लिए, और जब जीत जाते हैं तो फिर जाते हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। तो ये कहें कि राजनीतिक देवी के रूप में, राजनीतिक जो देवी है उस राजनीतिक देवी के रूप में प्रसिद्ध होती जा रही है ब्राह्मणी माता का मंदिर, जो कि कहां पर है? मंडावरी गांव लालसोट के अंदर है मेरे दोस्तों। ठीक है, यहां से सर भंडारेज से हूं, क्या बात है? लक्की देव गुजर जी कह रहे हैं सर मैं भंडारेज से हूं। वेरी गुड लक्की देव जी, बहुत अच्छी बात है। हमें भी एक बार मौका मिला था भंडारेज जाने का, वहां पर कोई इंस्टीट्यूट थी, वहां पर हम लोग जाके आए थे। चलो, तो ब्राह्मणी माता का मंदिर भी आ जाता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा एक बीजासनी माता का मंदिर भी आता है। बीजासनी माता का मंदिर भी आता है, बीजासनी माता का मंदिर भी आता है मेरे दोस्तों, और ये पड़ता है खोहरा गांव में। खोहरा गांव, और ये खोहरा गांव जो है ये भी है लालसोट के अंदर। खोहरा गांव जो है लालसोट में, यहां पर बीजासनी माता का मंदिर है। और याद रखना यहां पर जो चैत्र पूर्णिमा है, इस चैत्र पूर्णिमा को यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो चैत्र पूर्णिमा को यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो 2 प्रमुख माताएं और हैं, मंदिर भी है, ब्राह्मणी माता का मंदिर और एक बीजासनी माता का मंदिर। ये भी दोनों कहां पर है? दौसा के अंदर। और तहसील कौन सी है? लालसोट। लालसोट की बात करें तो दौसा की फेमस तहसील है ये, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चर्चा में रहती है मेरे दोस्तों। फिर आगे बढ़ें, अगली चीज देखो यहां से, सबसे पहली चीज अगली देखो यहां से एक आता है यहां का, इस दौसा का जो कल्चर की बात करें, यहाँ की संस्कृति की बात करें तो इस संस्कृति में सबसे फेमस आती है यहाँ की हेला ख्याल। सर ये हेला ख्याल क्या होती है? तो यहाँ पर गीत गाए जाते हैं, धमाल चंग डफ बजाए जाते हैं और गीत गाए जाते हैं, और वो जो है उसे कहा जाता है हेला ख्याल। हेला का मतलब आवाज दी जाती है, ख्याल का मतलब है ख्याल, गीत, खेल, अर्थात आवाज देकर और नाचा कूदा जाता है, गाने गाए जाते हैं, उसे कहा जाता है खेला और ख्याल। और ये हेला ख्याल जो संगीत दंगल का यहाँ पर आयोजन होता रहता है मेरे दोस्तों, ऐसा यहाँ पर चलता रहता है। तो ये चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं।
अब देखो इसके अलावा और हम चर्चा करें सर और क्या क्या है, तो एक यहां पर स्थान आता है बसवा, इसी दौसा के अंदर एक स्थान आता है बसवा, और यहां की जो कलात्मक जो मिट्टी के बर्तन हैं, यहां पर कलात्मक मिट्टी के जो बर्तन हैं ये बड़े फेमस हैं। हाँ जी, जो दौसा के अंदर बसवा जो तहसील है, यहां के कलात्मक मिट्टी के बर्तन जो है वो बड़े फेमस हैं और दीपावली होली के समय बिकने के लिए भी आती है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और हम बात करें तो राज्य में पहली जो ट्रेन सेवा है, राज्य की पहली जो ट्रेन सेवा है ये बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य चली थी, आगरा फोर्ट। और ये बांदीकुई कहां पड़ता है, तो ये भी पड़ता है दौसा के अंदर। तो भारत राजस्थान में पहली बार जो ट्रेन चली थी वो भी कहां चली थी मेरे दोस्तों, बांदीकुई दौसा के अंदर चली थी यहां से, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और हम चर्चा करें कि सर और क्या आता है, उससे पहले देखो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना है, आप लोगों को आपकी तैयारी को प्रमुख अपने आप की तैयारी को परखने की और अपने आप को जांचने की कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, और वो आ जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 5 फ्री मॉडल टेस्ट पेपर। हाँ जी, उत्कर्ष क्लासेस लेके आ रहा है आप लोगों के लिए 5 फ्री मॉडल टेस्ट पेपर, ताकि आप लोग अपने आप को जांच सको मेरे दोस्तों कि आप कहां स्टैंड करते हो और आपकी तैयारी कहां पर है, ये चीजें आती हैं। और यदि बात करें टेस्ट शेड्यूल की बात करें, पहला टेस्ट 5 अगस्त को है, दूसरा टेस्ट 7 अगस्त को है, तीसरा टेस्ट 9 अगस्त को है, चौथा टेस्ट 11 अगस्त को है और पांचवा टेस्ट जो है ये 13 अगस्त को आता है मेरे दोस्तों। आप लोगों के लिए 5 उत्कर्ष क्लासेस लेके आए, 5 फ्री टेस्ट पेपर की बात कर रहे हैं। अब देखो यहां से इसके अलावा और हम बात करें कि सर और क्या क्या आ जाती है, तो एक और देखो यहां से जो टीकाराम पालीवाल जी हैं, टीकाराम पालीवाल जी, इनका संबंध भी दौसा से आता है। हाँ जी, इनका संबंध भी दौसा से आता है। मंडावरा गांव में, मंडावर गांव है यहां पर, इस मंडावर गांव से संबंध आता है टीकाराम पालीवाल जी की। और टीकाराम पालीवाल जी की बात करें तो ये जो है ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वो थे टीकाराम पालीवाल जी, और इनकी जो जन्मभूमि रही है मेरे दोस्तों वो भी दौसा ही रही है, दौसा ही इनकी जन्मभूमि रही है। इसके अलावा और अपन बात करें तो एक यहां से आता है लवाणा गांव, एक आता है मेरे दोस्तों लवाणा गांव, और ये जो लवाणा गांव है यहाँ की दरिया प्रसिद्ध हैं, दरिया सालावास की जो दरिया है, सालावास जोधपुर में है मेरे दोस्तों, वहां की भी दरिया फेमस है। इसके अलावा दौसा की बात करें तो दौसा में जो लवाणा गांव है यहाँ की दरिया भी फेमस है। इसके अलावा एक दो और याद रखना, एक दो यहां पर मैं आपको मंदिर भी बता देता हूं, एक दो छोटे मंदिर और बच गए, जैसे एक आ जाता है सोमनाथ का मंदिर, एक है मेरे दोस्तों यहां पर सोमनाथ जी का मंदिर भी है। इसके अलावा एक जैसे हम बात करें गुप्तेश्वर जी का मंदिर है, गुप्तेश्वर जी का मंदिर भी यहां पर है मेरे दोस्तों। इसके अलावा जैसे एक अपन बात करें बैजनाथ जी का मंदिर भी यहीं पर है। एक यहां पर है नीलकंठ महादेव के मंदिर भी है, नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है दौसा के अंदर। इसके अलावा एक आ जाता है सोमनाथ हो गया, इसके अलावा गुप्तेश्वर हो गया। हाँ, तो ये सोमनाथ, गुप्तेश्वर, बैजनाथ और नीलकंठ महादेश्वर के मंदिर भी इस दौसा के अंदर स्थित हैं। अब देखो तो ये था इस दौसा के बारे में, यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री, यहाँ की कल्चर और यहाँ की ज्योग्राफी, और उम्मीद करता हूँ हर बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो हमने पढ़ा है इसके आधार पर हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या आते हैं उनको देखते हैं। यहाँ से पहला जो अपना क्वेश्चन आता है, 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से 4 तहसीलें दौसा, सिकराय, बसवा एवं लालसोट, 10 समझना इस बात को, 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से 4 तहसीलें दौसा, सिकराय, बसवा और लालसोट को अलग करके राज्य का कौन सा जिला बनाया गया? फटाफट से कमेंट्स करके बताओ मेरे दोस्तों कि 10 अप्रैल 1991 को राज्य का कौन सा जिला बनाया गया था? 29वां था, 28वां था, 30वां था या 31वां था? हाँ जी प्रदीप बाना जी, क्या बात है, जवाब आ गया सर। हाँ, जवाब आने लगे, वेरी गुड। इसका मतलब था 10 अप्रैल 1991 आपको याद है, 15 अगस्त 1992 भी याद है, और कौन सा जिला बनाया गया था मेरे दोस्तों? 29वां बनाया गया था। और ये 29वें जिले की बात करें तो ये जिला था दौसा जिला था मेरे दोस्तों। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करें,
अगला जो अपना क्वेश्चन आता है कि बाणगंगा नदी दौसा जिले में बहने वाली मुख्य नदियों में शामिल है। इस नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, किस जिले से इसका उद्गम होता है, इस पे भी हमने चर्चा की थी कि बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। फिर ये दौसा से बहती हुई और आगरा के पास जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो बाणगंगा नदी की बात करें, इसका उद्गम जो है ये होता है मेरे दोस्तों जयपुर से। कहां से होता है? जयपुर से होता है। अब यहां से अपन बात करें, देखो एक चीज आ जाती है। अब यहां से बात करें तो यह जयपुर, ये जयपुर जिला है और यहां पर पहाड़ियां आती हैं जिनका नाम है बैराठ की पहाड़ियां। इन बैराठ की जो पहाड़ियां हैं यहां से ये बाणगंगा नदी निकलती है और ये यहां से निकली हुई जयपुर के बाद दौसा और उसके बाद भरतपुर से होती हुई और आगे जाकर के और आगे यमुना में मिल जाती है। और दौसा की मुख्य नदी की बात करें, वो नदी कौन सी आती है मेरे दोस्तों? तो वो आती है बाणगंगा नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? बैराठ की पहाड़ियां, जयपुर से इसका उद्गम होता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान के दौसा जिले के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। हमारे पास 4 कथन है कि कौन सा कथन जो है वो मेरे दोस्तों असत्य है। पहला, दौसा जिले का निर्माण बड़गुजरों द्वारा करवाया गया था। हाँ जी, इसका निर्माण तो पहले ही हो गया था बड़गुजरों के द्वारा। 1137 की बात करें तो 1137 में तो यहां पर दूल्हे राज आकर और वैसे ढूंढार जो क्षेत्र की इसकी पहली राजधानी बनाते हैं, तो इसका निर्माण बड़गुजरों के द्वारा करवाया गया था। महाना सांगा का चबूतरा छतरी बसवा दौसा में स्थित है। यह भी करेक्ट है मेरे दोस्तों, यह भी सत्य कथन है कि जो महाना सांगा का चबूतरा है जो ये बसवा दौसा के अंदर स्थित है। मोरेल बांध लालसोट दौसा में स्थित है। हाँ जी मेरे दोस्तों, मोरेल बांध लालसोट दौसा में है। मोरेल नदी पर है, 30 फुट इसकी ऊंचाई है और इससे 2 नहरें निकाली गई हैं और लगभग 13,000 हेक्टेयर में इससे सिंचाई की जाती है। और सबसे अधिक जो लाभान्वित तो होता है वो होता है सवाई माधोपुर। तो तीनों कथन सत्य है, इसका मतलब चौथा कथन अपने आप ही क्या हो जाएगा? असत्य। की दौसा जिले के चौथ का बरवाड़ा, तो चौथ के बरवाड़े की बात करें मेरे दोस्तों, ये आता है सवाई माधोपुर में, ना कि दौसा के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला अपना क्वेश्चन आता है। उससे पहले देखो यहां पर ला प्रश्नोत्तरी आ रही है आप लोगों के लिए हर शनिवार को 1 अगस्त को, एवरी सैटरडे आ रही है। लो प्रश्न हम जो बात करते हैं ना अद्भुत प्रश्नोत्तरी की, वो ला प्रश्नोत्तरी आ रही है 1 अगस्त 6 बजे शाम को। तो जुड़ना इसके साथ भी, और हर सही उत्तर का 100 रुपए का होगा मेरे दोस्तों। हाँ, और आपके पास अपनी जांच, अपनी तैयारी को भी परखने का मौका है और 100 रुपए हर पर्सन के साथ कमाने का भी मौका है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दौसा का दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? दौसा का दुर्ग जो है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दौसा के दुर्ग की बात करें, ये देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर मेरे दोस्तों? देवगिरी की पहाड़ी पर है। और इसका निर्माण जो है ये बड़गुजरों के द्वारा करवाया गया था। और यहां पर 2 दरवाजे फेमस हैं, 2 दरवाजे हैं यहां पर। एक का नाम आता है हाथीपोल दरवाजा और एक का नाम आता है मोरी दरवाजा। तो ये देवगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। ये है मेरे दोस्तों दौसा का किला जो देवगिरी की पहाड़ियों पर है और 2 दरवाजे आते हैं, हाथीपोल और मोरी दरवाजा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर निम्न में से कौन सा जिला सबसे बाद में आता है? ऐसे क्वेश्चन अब आने लग गए हैं मैप के साथ। और जब भी जिला दर्शन होगा, याद दिला दूं आपको, यदि जुड़े रहे आप इस क्लास के साथ, तो आपके जो मैप है ये मैप कमजोर नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, RS प्री 2016 का पेपर देखोगे या अधीनस्थ बोर्ड का पेपर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन इसी तर्ज में आएंगे। तो यहां से क्वेश्चन था कि जब पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो सबसे बाद में कौन सा जिला आता है? 4 जिले हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और दौसा। अब देखो जैसे ये अपने पास मैप है, यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर चले तो सबसे पहला जिला ये आ गया कौन सा? धौलपुर। इसका मतलब ये हुआ कि धौलपुर तो नहीं आता, यह तो यहां से ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो और आगे बढ़े तो अगला जो जिला आ जाता है मेरे दोस्तों, यहां से सीधी लाइन में कहीं पर भी आ जाए, कौन सा आ गया? भरतपुर। ये जिला आ गया भरतपुर। इसका मतलब हुआ ये तो पक्का हो गया भरतपुर नहीं आता। अगले की बात देखें, और यदि हम पश्चिम में चलेंगे तो सबसे उसके बाद जिला कौन सा आ जाता है? करौली। उसके बाद जिला कौन सा आ गया मेरे दोस्तों? करौली की सीमा स्टार्ट होती है पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर। इसका मतलब हुआ कि करौली भी नहीं है।
उसके बाद देखो और इधर चले पूर्व से पश्चिम की ओर, तो यहां पर जिले की सीमा आ जाती है एक की, जिसका नाम है अलवर। यहां पर भी सीमा लगती है मेरे दोस्तों अलवर की। बात करें यहां से, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखा देता हूं, यहां से इसको जूम करके भी दिखा देता हूं मेरे दोस्तों। देखना यहां से, समझना इस बात को। अब देखो यहां से पूर्व से चले हम लोग, यदि हम पूर्व से चलेंगे तो सबसे पहले धौलपुर की सीमा आती है, उसके बाद भरतपुर की सीमा आ जाती है, उसके बाद देखो करौली की सीमा, उसके बाद अलवर की सीमा, और उसके बाद आती है मेरे दोस्तों दौसा की सीमा। इसका मतलब भरतपुर तो नहीं है, ना भरतपुर होगा, ना करौली होगी, ना अलवर होगा। तो ना तो भरतपुर है, ना करौली है, ना अलवर है, तो कौन सा होगा? दौसा। और ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इन क्वेश्चनों के साथ अवेयर रहना है आप लोगों को। ये ऐसे निकालने, ऐसा नहीं कि सर कौन सा जिला आएगा। पूर्व से जब चलेंगे तो सबसे पहले समझना, पूर्व से जब चलेंगे तो पहले किसकी सीमा आएगी पूरी लाइन के अंदर, वर्टिकल लाइन में कौन सी आएगी, ऐसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं मेरे दोस्तों। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब देखो यहां से, अब हम बात करें उत्कर्ष क्लासेज जो है, बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आप लोगों के लिए लेके आया है ऑनलाइन। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए उत्कर्ष क्लासेज के जो कोर्सेज हैं उनको आप ले सकते हो और अपनी तैयारी को परख सकते हो और भी मजबूत बना सकते हो। तो ये हमारे 20 कोर्सेज हैं उत्कर्ष क्लासेज के लिए, जो कि आप लोगों के लिए हैं। अब आता है रिवीजन की बात करें। रिवीजन के जो कल हमने पढ़ा था 10 क्वेश्चन, अब उनके रिवीजन की बारी है। और किसी भी नोटबुक की सहायता नहीं लेनी है मेरे दोस्तों, किसी भी नोटबुक की सहायता नहीं लेनी है, और आप लोगों को ही कमेंट्स करना है, क्योंकि ये आपकी बारी है, ये आपकी तैयारी है। अब देखो पहला है कि हाल ही में बारडोली की नटराज शिव मूर्ति चर्चा का विषय रही है। यह मूर्ति किस शैली में बनाई गई है? यह शैली जो है यह मूर्ति किस शैली में बनाई गई है मेरे दोस्तों? फटाफट से बताओ यहां से कुछ कि किस शैली में बनाई गई है। तो इसका सही जवाब होगा प्रतिहार शैली। हाँ जी, जवाब आ गया प्रतिहार शैली। 1898 में चोरी हो गई थी और 30 जुलाई की बात करें, 30 जुलाई को यह वापस आ रही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, हाल ही में राज्य के कई अस्पतालों में हेपेटाइटिस दिवस पर इस बीमारी की रोकथाम के उद्देश्य से वेबिनार आयोजित किए गए हैं। इस बीमारी का रोग कारक कौन सा है? हेपेटाइटिस जो है इसके रोग का कारण क्या है मेरे दोस्तों? ये फटाफट से बताना है कि हेपेटाइटिस रोग का कारण क्या है। तो इसके रोग का कारण है मेरे दोस्तों वायरस। क्या कारण है इसका? वायरस इसका कारण है, और वायरस के कारण से फैलता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा रक्षाबंधन पर महिलाओं तथा बालिकाओं को राज्य सरकारी परिवहन में मुफ्त यात्रा करने की सौगात दी गई है। रक्षाबंधन त्योहार कब मनाया जाता है? अभी जो अपन बात करेंगे 3 अगस्त को जो रक्षाबंधन का त्योहार है, उसके अवसर पर राज्य में महिला और बालिकाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है। और किसके अंदर? रोडवेज के अंदर, RSCIT के अंदर, जो 1 अक्टूबर 1964 को आया था मेरे दोस्तों। तो ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है, ये रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उसके बाद था 2016 से प्रारंभ हुई समाधान परियोजना कोरोना महामारी संकट में किसानों को पहुंचाए गए लाभ के कारण चर्चा में रही है। यह परियोजना किसके द्वारा संचालित है? हाँ जी, समाधान परियोजना जो है ये अपने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद इन जिलों में चल रही है। किसानों को उन्नत तरीके से पशुपालन और कृषि के कार्यों को बताया जा रहा है। इसके अलावा उनको IT, BPO इन क्षेत्रों की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो लोग आत्मसंबल बन सके, आत्मनिर्भर बन सकें। और ये जो है ये किसके द्वारा संचालित है? तो इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। उसके बाद था फ्रांस से अंबाला तक राफेल विमान उड़ाकर लाने वाले विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? अभिषेक त्रिपाठी का संबंध किस शहर से है? ये राफेल के साथ याद रखना, राफेल का संबंध जोधपुर के साथ भी रहा है, 2014 में भी रहा है, तो 2008 में भी रहा है मेरे दोस्तों। तो ये जो विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? तो इसका जवाब होगा मेरे दोस्तों जालोर। इसका सही जवाब क्या होगा? जालोर होगा मेरे दोस्तों। हाँ जी, जालोर इसका सही जवाब होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लठ गाड़ने वाला क्वेश्चन है। यहाँ देसी भाषा की बात करा तो लठ गाड़ने वाली बात अड़िया। हाँ, तो तैयार हो जाओ बस। राज्य स्तरीय तीसरा CSR सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया था?
कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थी कि ऐसे एक 2013 के इसके एक्ट में बदलाव किया गया था और यह कहा गया कि ऐसी कोई एजेंसी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा या प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको CSR देना होगा, अपने शुद्ध प्रॉफिट का 2% देना होगा। तो ये जो CSR जो समिट है 2019, इसका आयोजन कहां किया गया मेरे दोस्तों? तो इसका आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर। कहां किया गया था मेरे दोस्तों? जयपुर के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, इंडियन एयरफोर्स में बहादुर के नाम से जाने जाने वाले मिग 27 विमानों ने जोधपुर में 27 दिसंबर 2019 को आखिरी उड़ान भरी। इन विमानों को कब भारतीय सेना में शामिल किया गया था? तो मिग 27 की बात करें, ये जो भारतीय सेना में शामिल हुए थे 1981 में और लगभग 4 दशक तक भारतीय सेना में बहादुर के नाम से फेमस रहे, अपने शौर्य के लिए ये चर्चा में रहे, शौर्य के लिए जाने गए। और 27 दिसंबर 2019 को इनको जोधपुर में एक भव्य विदाई दे दी गई है और ये 1981 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे मेरे दोस्तों। उसके बाद 8वां अपना क्वेश्चन था, राजस्थान सहित संपूर्ण देश में किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया? हां जी, वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के अंदर जो पोषण के जो यहां पर कुपोषण की जो समस्या थी, तो लोगों को पोषण युक्त भोजन देने की बात की गई और इसके लिए एक महीना जो था उसको निर्धारित किया गया, इसे पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा 8 मार्च 2018 को देश में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत भी की गई थी मेरे दोस्तों। तो ये जो पोषण माह जो है ये मनाया गया था सितंबर माह में। कब मनाया गया था मेरे दोस्तों? सितंबर माह में। उसके बाद क्वेश्चन था, तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण राजस्थान के किस फायरिंग रेंज में किया गया? ये 2019 में परीक्षण किया गया, इसकी बात की गई है। तो ये जो दागो और भूलो की बात करें या जो देश की एकमात्र जो एंटी टैंक जो मिसाइल है जिसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है, नाग, इसका दिन और रात में दोनों में सफल संचालन का जो परीक्षण है ये हाल ही में राजस्थान में किया गया। और कहां पर? तो ये किया गया था मेरे दोस्तों पोखरण फायरिंग रेंज में। और हमने चर्चा की थी ब्रह्मोस मिसाइल की, तो भारत की पहली सुपरसोनिक जो मिसाइल थी वो ब्रह्मोस थी और भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल थी वो अग्नि 5 और 6, ये 2 आ गई हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में नावा में सांबर झील के किनारे देश का पहला रेलवे ट्रायल ट्रैक बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रायल ट्रैक की लंबाई कितने निर्धारित की गई है? तो हाल ही में नावा नागौर में एक ट्रायल ट्रैक बनाने का निर्णय लिया गया है जिसके ऊपर सामान्य जो रेलवे है वो संचालित होता रहेगा। इसके अलावा उसके ऊपर हाई स्पीड और सामान्य जो स्पीड की जो ट्रेनें हैं उनका परीक्षण भी किया जाएगा। ऐसी ट्रेन की बात की गई थी। और गुढ़ा जो नमक की बात की गई, वहां से लेकर के ये तो नागौर नावा में इसकी जो सांबर झील है वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसकी लेंथ कितनी होगी मेरे दोस्तों? 25 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी, ये निर्धारित की गई है। तो ये थी आज की क्लास और आपको सभी को दोबारा से ईद और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार की ओर से। और जुड़ेगा उत्कर्ष क्लासेस के साथ रविवार की रात को शैलेश लोढ़ा जी के साथ अपने आप को झांकने के लिए, अरोड़ा सर जी के साथ, मोटिवेशनल गुरु के साथ, तो ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप लोगों में जो जोश व जुनून भरने के लिए आपको जुड़े रहना होगा उत्कर्ष क्लासेस के साथ। अब मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।